माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, पढ़ना और मन लगा करके पढ़ना दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। बचपन में जब हम लोग थे तो पापा डांट डांट करके हम लोग को पढ़ाते थे, बोलते थे कि अरे जा करके पढ़ो, अरे जा करके पढ़ो। हम लोग क्या करते थे ना कि लालटेन के सामने बैठ जाते थे और किसी तरीके से बस दिखावा करते थे कि हाँ बस पढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में पढ़ते नहीं थे, सिर्फ दिखावा करते थे कि हाँ भाई पढ़ रहे हैं। तो वह वाला पढ़ाई आपको नहीं करना है, समझ गए ना। वह वाला पढ़ाई आप लोग को नहीं करना है क्योंकि आपके लिए अभी बेहतरीन सुविधा है। हम लोग लालटेन में पढ़ते थे, आपके लिए ट्यूबलाइट है, आपके लिए सीएफएल बॉल है, आपके लिए बिजली का व्यवस्था है। लेकिन हम लोग गांव से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं है कि हम एक आदि मानव युग के आदमी है भाई, आदि मानव युग का बात कर रहे हैं। लेकिन गांव से बिलोंग करते थे। गांव में उस समय बिजली का व्यवस्था नहीं था। 2015 की बात करते हैं। अभी से अगर 7-8 साल पहले अगर चला जाए, समझ गए ना, 8-9 साल पहले चला जाए तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो उस समय प्रॉपर रूप से बहुत सारे गांव में बिजली नहीं आया था, और जिस गांव में बिजली नहीं आया था उसी गांव से हम बिलोंग करते थे। तो लेकिन आपके पास तो अभी ढेर सारा सुविधा है, आपके पास बहुत सारा सुविधा आजकल आ गया है, मोबाइल का जमाना है। मोबाइल से भी आप लोग तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारा मात्र एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को इतना नंबर हम बोर्ड एग्जाम में दिलवाएं ताकि जिंदगी भर आप हमारा नाम ले, जिंदगी भर बोले कि हाँ हमारे जिंदगी में भी एक आदमी आया था और नंबर बढ़वा करके चला गया। हमारे जिंदगी में भी एक आदमी आया और जिंदगी ही बदल करके चला गया। तो इन सब चीजों को अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा अहमियत दीजिए। और प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आपका क्लास चलता रहेगा, रेगुलर चलता रहेगा। ऐसे तो आपको पता है कि संडे को हम जल्दी क्लास लेते नहीं हैं, लेकिन आज चूंकि बैठे बैठे मन भी नहीं लग रहा था तो सोचे कि क्लास ही ले लिया जाए। और आज रात में भी हम बहुत ही बेहतरीन क्लास लेने वाले हैं क्रैश कोर्स में। बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स का इंतजार करते हैं। दिन में क्रिस सर क्लास लिए थे तो बहुत सारे बच्चे प्रिंस सर को खोज रहे थे। तो खैर कोई बात नहीं, आज बेहतरीन तरीके से क्लास होगा और थंबनेल देख करके आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज क्या होने वाला है। आज विज्ञान का लाइव टेस्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। विज्ञान का आज लाइव टेस्ट होने वाला है। विज्ञान से संबंधित हम ढेर सारे क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन देखेंगे। और उम्मीद करते हैं कि इस 100 क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके परीक्षा में टकराएगा, आपके परीक्षा में लड़ेगा। तो ऐसे में आप सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा और एक दूसरे के साथ परस्पर सहयोग का भावना रखिएगा, क्योंकि सहयोग से ही सब कुछ होता है। तो चलिए जी, आप लोग फटाफट से जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए। सारे बच्चे जुड़ जाइए और फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि सबको लगना चाहिए कि हाँ भाई क्लास चल रहा है टारगेट बोर्ड पर। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग लाइक और शेयर करिए और सारे बच्चे जुड़ जाइए, ठीक है। आज विज्ञान का हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। विज्ञान 2023 एनुअल परीक्षा का पूरा रिवीजन भी आज हो जाएगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे एकदम शुरू से लेकर के अंत तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वैसे ही प्यारे बच्चों, जब तक परीक्षा की रीढ़ की हड्डी को आप लोग तोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगर किसी व्यक्ति के रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया जाए तो उसमें दम नहीं रहता है, वह व्यक्ति क्या उसको कह सकते हैं, विकलांग हो जाता है। वैसे ही अगर परीक्षा की रीढ़ की हड्डी आप तोड़ दें तो फिर परीक्षा में दम नहीं रह जाएगा। लेकिन उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए आपको पावरफुल बनना पड़ेगा, आप लोग को एकदम अच्छे से तैयारी करना होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से तैयारी करेंगे। तो ठीक है, चलिए तो फटाफट से सारे बच्चे जुड़ जाइए। हो गया, बहुत बढ़िया। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से हम बढ़ेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप लोग सारे बच्चे फटाफट से जवाब बताइएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन फटाफट से आप लोग बताइए। पहला नंबर क्वेश्चन बताइए, सही जवाब कौन सा होगा। पहला नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। पहला नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हम सवाल यहाँ पर लिए हैं ताकि एकदम अच्छे तरीके से आप लोग का तैयारी हो और मस्त तरीके से आप लोग क्लास करें। चलिए जी, सारे बच्चे मिल करके लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। हमारे सारे बच्चे जुड़ चुके हैं भाई, जो डेली हमसे क्लास करते हैं।
बताइए तो इनमें से पादप हार्मोन कौन सा है? पहला नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? पहला नंबर क्वेश्चन बायोलॉजी से है, तो पहला का सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग का जवाब कौन सा आ रहा है? डी नंबर ऑप्शन। अगर डी नंबर ऑप्शन आ रहा है तो फिर बिल्कुल सही जवाब है कि पादप हार्मोन कौन सा है, तो आप लोग बोलेंगे कि सर साइटोकाइनिन है। कौन सा है? साइटोकाइनिन। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए उसी तरह से दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सही जवाब कौन सा होगा? सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? यह सुरंगम के बारे में आप लोग को पता है ना कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बताइए तो, केरल होगा कि कर्नाटक होगा? सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा? दूसरा का भी आप लोग डी ही बता रहे हैं ना। चलिए तो दूसरा का भी डी नंबर ऑप्शन में ही टिक लगा दिया जाए। दूसरा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए उसी तरीके से अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसा होता है? बताइए फटाफट से। तीसरा नंबर क्वेश्चन कि दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वह कैसा होता है? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि लवण युक्त होता है? बताइए तो। हाँ, और साथ ही साथ आप लोग यह भी बताइएगा कि आप लोग कौन सा दंत मंजन यूज कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे, देखिए हम ऑप्शन बताते हैं, आप लोग उसी में से कोई एक यूज कर रहे होंगे। या तो आप लोग पहले नंबर पर, सबसे ज्यादा तो हमको लगता है ना कि लाल वाला एक होता है ना जिसका नाम क्या है, क्लोजअप। हाँ, बहुत अधिकांश घरों में हम देखते हैं कि क्लोजअप रहता है। लेकिन उसके बाद अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि अधिकांश घरों में जो पतंजलि वाला पेस्ट होता है ना आयुर्वेदिक, वो पतंजलि वाला रहता है। या फिर बहुत सारे घरों में हम देखते हैं कॉलगेट का भी पेस्ट रहता है। और बहुत सारे घरों में पतंजलि पतंजलि हो गया, क्लोजअप हो गया, कॉलगेट हो गया, हाँ यही तीनों रहता है। इस तीनों के अलावा लगता है कि और कोई दूसरा पेस्ट तो नहीं रहता है हमारे ख्याल से। क्लोजअप, बहुत सारे बच्चे क्लोजअप क्लोजअप के चक्कर में पड़े हुए हैं भाई। तो देखिए जो बच्चे क्लोजअप के चक्कर में पड़े हुए हैं ना, उनको से हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर क्लोजअप से धोते हैं तो क्लोजअप छोड़ दीजिए। क्लोजअप कोई बढ़िया पेस्ट नहीं है, समझ गए। पतंजलि से धोते हैं तो फिर बहुत बढ़िया है दंत क्रांति, हाँ पतंजलि वाला दंत क्रांति जो है वह अच्छा पेस्ट है जी, समझ गए ना। कॉलगेट, अगर अगर आप कॉलगेट से अपना दांत साफ कर रहे हैं तो फिर और बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर भी जो होते हैं ना वह कॉलगेट को प्रिफेयर करते हैं कि कॉलगेट से मुंह अपना धोइए। कॉलगेट अच्छा पेस्ट होता है, लेकिन कॉलगेट में भी बहुत सारा का आता है, बहुत सारा वर्जन आता है। पता नहीं उतना का तो नाम हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन कॉलगेट में भी जो बढ़िया वाला रहे ना उसी को यूज करिए। देखिए दांत बड़ा अनमोल चीज है, जो प्राकृतिक का दिया हुआ हमारे अंदर जो चीज है वह बहुत ही ज्यादा अनमोल है। अगर एक बार दांत चला गया, सड़ गया, टूट गया, तो फिर आप क्या करिएगा, पत्थर वाला दांत लगवाइएगा डॉक्टर के पास जाकर के, और वह दांत उतना कामयाब नहीं होगा। डॉक्टर आपको 56 तरह का बात सिखाएगा कि देखो भाई कच्चा चना नहीं खाना है, भुंजा नहीं खाना है, और पता नहीं क्या क्या बोल देगा कि ये सब नहीं खाना है। मतलब जिंदगी का जो चीज है वो नहीं खाना है। बाकी आप दाल भात खाते रहिए, रोटी सब्जी खाते रहिए, वो सब आराम आराम से चिबाइए। तो इसलिए जो प्रकृति का दिया हुआ चीज है उसको आप लोग एकदम बचा करके रखिए। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है ना प्रायः क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में अम्ल बनता है और अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार चाहिए। तो इसलिए क्षारीय पेस्ट का उपयोग होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन, तो आवर्धन का एसआई मात्रक, चौथा का सही जवाब कौन सा होगा? देखिए यह वाला क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा जाता है परीक्षा में, यह वाला क्वेश्चन इसलिए बार बार पूछा जाता है कि जो बच्चे पढ़ करके नहीं गए हैं वो तो सोचेंगे कि कुछ ना कुछ तो एसआई मात्रक होता होगा, चाहे मीटर हो जाए, सेंटीमीटर हो जाए, मिलीमीटर हो जाए, कुछ ना कुछ तो एसआई मात्रक होता होगा। लेकिन जो बच्चे पढ़ के जाएंगे वो जानेंगे कि हाँ भाई मात्रक विहीन होता है आवर्धन, आवर्धन मात्रक विहीन होता है, समझ गए ना। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि सीएल के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सीएल यानी क्या होता है? क्लोरीन। तो क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए। तो 5 का सही जवाब हो जाएगा 8। क्लोरीन का बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो 8 आप लोग बता रहे थे, बिल्कुल पांचवा का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए। छठा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? तो फिर बताइए सही जवाब कौन सा होगा? सही जवाब कौन सा होगा? व्हाइट टी शर्ट पहन करके हमें लगता है नहीं आना चाहिए ना। अगर व्हाइट टी शर्ट पहन के आए तो फिर ब्लैक बोर्ड सब रहना चाहिए ब्लैक, क्या? लेकिन पीडीएफ है व्हाइट पे ही है, खैर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिजिक्स,
चलिए बताइए कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है, छठा नंबर क्वेश्चन। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा मीथेन। मीथेन जो है वो वह सबसे सरल यौगिक है। मीथ कहते हैं एक को, इथ कहते हैं दो को, तीन को प्रोप कहते हैं, चार को ब्यूट कहते हैं। तो यह हो गया दो, यह हो गया तीन, यह हो गया चार, लेकिन एक हो गया यह। तो सबसे सरल यौगिक ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 6 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन, 1 से लेकर के 10 तक हम आपको बताए थे। मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। आपको याद है कि नहीं है? केमिस्ट्री में हम आपको बताए थे ना कि एक को मेथ कहते हैं, दो को इथ कहते हैं, तीन को बताइए, एक को मेथ, दो को इथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, पांच को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक बोलते हैं। तो यह चीज आपको याद होना चाहिए अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हैं और अगर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में अगर आपकी रुचि है, केमिस्ट्री अगर आपका विषय है, तो यह चीज होना चाहिए। चलिए बताइए निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है, सत्य कौन सा संबंध है? देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि एक और आई में अंतर नहीं समझ पाते हैं और आंख मूंद करके ए नंबर ऑप्शन लगा देंगे कि लगेगा रे भी बराबर आई आर। अगर जानेंगे फिर भी गलती कर देंगे क्योंकि यहां पर एक लिखा हुआ है और इसलिए बार बार दिया जाता है ना कि थोड़ा आंख कंफ्यूज कर जाए और बच्चे गलत कर दें। लेकिन अगर जो बच्चे आराम आराम से ऑप्शन देखेंगे वो बस सी नंबर ऑप्शन पर सही लगाएंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो जवाब होगा 2n²। आठवां का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आठवां का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना? कोई दिक्कत है? आठवां का बी नंबर ऑप्शन में कोई दिक्कत? फटाफट से बताइए। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। ठीक है ना? लेकिन हम लोग जब आकाश को देखते हैं तो वह नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, या फिर कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण भी काला दिखाई पड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए कि ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? प्यारे बच्चों ऑक्सीजन के बारे में जानते हैं। यहां पर ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? 2 आबंध होते हैं कि 3 आबंध होते हैं कि 4 आबंध होते हैं? जल्दी से बता दीजिए। 10वां नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग बताइएगा कि सर जी 2 आबंध होते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है ना? तो इसके 12वें कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी 2-2 इलेक्ट्रॉन से या दूसरे ऑक्सीजन के साथ साझा करता है इस प्रकार से। ठीक है? तो यह वाला डबल बॉन्ड बनता है, तो डबल बॉन्ड बनता है यानी कि द्वि आबंध होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे मान लिया जाए Zn प्लस O2 से हम लिख दिए ZnO। ठीक है? अब बताइए आप लोग जरा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास, कुछ बच्चे कमेंट करना शुरू कर देंगे कि सर संतुलित नहीं है। लीजिए भाई संतुलित अब हो गया। ठीक है? तो किसी ऑक्सीजन का योग, योग मतलब क्या होता है? जोड़। तो देखिए तो इसके साथ आकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो जब आकर के ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ रहा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे तो हम लोग बोलचाल की भाषा में ऑक्सीकरण उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। लेकिन उसी का नाम है उपचयन। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है? बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्लोरीन के परमाणु के ओहो, क्लोरीन का परमाणु संख्या 7 होता है ना जी। और 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है ना, 7 हो जाएगा। क्लोरीन के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होता है, इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना? मिस्टेक हो गया है। ठीक है? और कोई दिक्कत? और सब ठीक है ना? हाँ चलिए बहुत बढ़िया। ये इसमें मिस्टेक हो गया, इसमें 7 कर लीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा जैव मात्रा। परंपरागत है बिल्कुल नहीं, नाभिकीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं, भूतापीय ऊर्जा बिल्कुल नहीं। तो फिर इनमें से कोई नहीं, लिख दीजिए ना डी नंबर ऑप्शन। 12 का डी नंबर ऑप्शन। ठीक है? 12 का डी नंबर ऑप्शन। आप लोग अगर सही बता रहे हैं तो फिर बिल्कुल सही है। चलिए जी अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? और आपको एक बात बता रहे हैं, 2023 परीक्षा में यह वाला प्रश्न पूछेगा। 2023 परीक्षा में यह वाला प्रश्न पूछेगा, हर हाल में पूछेगा। इसमें 1% का भी शंका नहीं है कि यह नहीं पूछेगा।
जरूर पूछेगा, तो इसको याद ही कर लीजिएगा। बताइए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा CaCO3, यह होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, याद है ना? हाँ, अगर आपसे पूछ दे कि चूने का पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर पूछ दे भखरा चूना, चूने का पानी पूछ दे, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, चूने का पानी का होता है CaOH का दिहोल2। ठीक है, CaOH का दिहोल2। अगर चूना पत्थर का पूछ दे, अगर आपसे चूना पत्थर का पूछ दे तो क्या जवाब बताइएगा? चूना पत्थर का पूछ दे तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, तो चूना पत्थर का पूछेगा तो फिर ए नंबर ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। लेकिन यहां पर संगमरमर का पूछ रहा है, तो संगमरमर में आप लोगों को सी नंबर ऑप्शन पर टिक लगाना है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक प्रकीर्णन करता है? प्रकीर्णन मतलब फैलाव होता है। तो 14 का सही जवाब कौन सा होगा? बताइए 14 का। तो वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग जो है वह अधिक प्रकीर्णन करता है? तो 14 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? नीला रंग। 14 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा? नीला रंग। 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। कोई दिक्कत? 14 का बी नंबर ऑप्शन कितने बच्चे बता रहे हैं? फिजिक्स पढ़ाइए, फिजिक्स बिल्कुल पढ़ा देंगे जी, समझ गए ना, फिजिक्स हम बिल्कुल पढ़ा देंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम है? निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? देखिए सबसे ज्यादा तो होता है प्रकाश की चाल निर्वात में, लेकिन निर्वात अगर न रहे तो निर्वात के बाद फिर हो जाएगा हवा में। दोनों में लगभग लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा 15 का ए नंबर ऑप्शन। ठीक है ना? अगर ऑप्शन में या चारों में से अगर ऑप्शन में निर्वात रहता, ऑप्शन में अगर निर्वात रहता तो आपको निर्वात पर ही टिक लगाना चाहिए। अगर निर्वात भी रहे, हवा भी रहे, फिर भी आपको निर्वात पर टिक लगाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रकाश का चाल होता है ना वह किस में होता है? निर्वात में। कितना होता है? तो ध्यान रखिएगा 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। समझ गए? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर मीटर में हम बदलेंगे तो 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है। यह वैल्यू आप लोग को ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यह चीज परीक्षा में पूछता है, हर हाल में पूछता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला है कि निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? दर्पण की फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है? तो सही जवाब कौन सा होगा? आपको हम बार बार बताए हैं कि अगर अवतल और उत्तल दोनों में अगर छाटना हो, या तो अवतल या तो उत्तल दोनों में अगर छाटना हो, तो अवतल का हमेशा कैसा बनता है? अवतल का हमेशा कैसा बनता है? ऋणात्मक बनता है, ऋणात्मक बनता है। समझ गए ना? और उत्तल का हमेशा धनात्मक बनता है। ठीक है, उत्तल का हमेशा धनात्मक बनता है। तो यहां पर क्या पूछ रहा है? धनात्मक, तो धनात्मक बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? पादप में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन, जिससे कि पेड़ पौधे विकास करते हैं, वृद्धि करते हैं, तो बताइए पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में कौन है? तो वृद्धि हार्मोन कौन सा हो जाएगा जी? बताइए तो पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा होगा? 17 का जिब्रेलिन हो जाएगा, कि एडिनेलिन हो जाएगा, कि इंसुलिन, की थायरॉक्सिन? 17 नंबर क्वेश्चन सही जवाब कौन सा होगा? तो आप लोग बोलिएगा कि सर आप ही तो बताए थे कि जिब्रेलिन जो है वह वृद्धि हार्मोन है पादपों में, तो जिब्रेलिन इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए पूनम कुमारी बोल रही है कि सर मेरा ऐप नहीं खुल रहा है, हम क्या करें? क्लास के बाद हम चेक कर लेंगे, ठीक है ना? अगर किन्हीं का दिक्कत होगा तो हम यहाँ से रीसेट कर देंगे। होता क्या है ना, देखिए तो एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे। होता क्या है ना कि बच्चे बार बार लॉग इन लॉग आउट करते रहते हैं, इस मोबाइल से उस मोबाइल, उस मोबाइल से उस मोबाइल, ऐसे में दिक्कत हो जाता है। और हाँ, एक चीज हम आप लोगों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो है ना वह फालतू का फोन करके परेशान करते रहते हैं, फोन करके या फिर मैसेज करके या फिर वॉइस कॉल करके। आपको हम अपना वाला एक नंबर दिए थे 9263991125 वाला, और हम आपको बोले थे कि जब बहुत जरूरी पड़े तभी इस नंबर पे कॉल करिएगा, क्योंकि यह नंबर हमारे पास रहता है, हमारे पास ही रहता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं ना कि वॉइस कॉल लगातार करते रहते हैं, वॉइस कॉल लगातार करते रहते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप 8114 पर कॉल करिए, 8114532021। लेकिन बहुत सारे बच्चे इसी पर कॉल लगा देते हैं और दिनों भर वॉइस कॉल करते हैं। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर कोई जरूरी काम हो तभी आप लोग कॉल करें, समझ गए? कोई जरूरी काम हो तभी आप लोग कॉल करें, अन्यथा आप लोग ऐसे कॉल ना करें। बताइए तो विभक्त विलय का उपयोग, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त वलय का उपयोग, विभक्त वलय का उपयोग जो है वह विद्युत मोटर में होता है। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कितने बच्चे बता रहे हैं? 18 का ए नंबर ऑप्शन।
चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। चलिए जी, तो अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपसे पूछा जा रहा है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है आप लोग बताइए। आवेश का एसआई मात्रक, आवेश को हम लोग क्यू से सूचित करते हैं, और आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वह कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। बोल्ट किसका होता है जरा बताइए, तो पूछ ही लेते हैं, जब चारों ऑप्शन है तो फिर पूछ ही लेते हैं। बोल्ट किसका होता है, जरा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। बोल्ट किसका एसआई मात्रक होता है, सारे बच्चे बताइए जल्दी जल्दी से। बोल्ट किसका होता है, नहीं बता रहे हैं आप लोग। बोल्ट किसका होता है, विभव का। चलिए जी, विभव हम लिख देते हैं। और किसी का होता है क्या, विभव के अलावा और किसी का होता है बोल्ट? आप लोग बोलिए कि हाँ सर विभवांतर का भी होता है। किसका, विभवांतर का भी होता है। विभवांतर क्या है जी, तो दो विभवों के, दो विभव बिंदुओं के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ओम किसका होता है, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ओम किसका होता है? आप लोग बोलिए कि सर आप ही तो बताए हैं कि प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, और इसको हम लोग इस तरीके से सूचित करते हैं। अब एम्पियर बच गया, तो एम्पियर किसका होता है? धारा का, विद्युत धारा का मान एम्पियर, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है वह एम्पियर होता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब 20वां कह रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव जो है वह प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण और प्रकाश का प्रकीर्णन। तो 20 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सारे बच्चे बोलेंगे कि सर 20 का सही जवाब हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बड़ा लंबा चौड़ा है, कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। क्वेश्चन तो था बड़ा लंबा चौड़ा, लगा कि कुछ में दम होगा, लेकिन इसमें दम है ही नहीं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8114 पर फोन नहीं उठा रहे हैं सर, इतना ना आप लोग फोन करके परेशान करते हैं ना कि वह भी बेचारा उब जाता है फोन उठाते उठाते आप लोगों का। और अभी फोन करके क्लास के पहले बोला है कि बच्चों को मना कर दीजिएगा कि एक्स्ट्रा कॉल ना करे, नहीं तो 90% जो कॉल आते हैं ना वो एक्स्ट्रा ही आते हैं। जैसे क्लास में 2 मिनट लेट हुआ, सारे बच्चे फोन करना शुरू कर देते हैं, सर क्लास नहीं होगा क्या, क्लास नहीं होगा क्या। ये क्या तरीका है जी, कम से कम 10 मिनट वेट करिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए बताइए, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? सबसे पहला चीज कि ग्लूकोज का जब तक अणु सूत्र नहीं जानेंगे तब तक आप लोग को पता ही नहीं चलेगा कि कितने अणु है कितने परमाणु है। तो ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, यही होता है ना जी। तो इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, तो जरा देखिए तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं। आप लोग बोलिएगा कि सर जी 6 परमाणु, तो यहां पर बी ऑप्शन में टिक लगा दीजिए, बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने, यानी कि दर्पण के सामने अगर रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है कि जब दर्पण के सामने होगा तो वह किधर होगा, बाएं साइड की तरफ होगा। तो अगर बाएं साइड की तरफ होगा तो बिंब दूरी जो, यानी कि जो वस्तु की दूरी है वह धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा, बताइए तो। बाईं साइड में बिंब की दूरी धनात्मक होगा या फिर ऋणात्मक होगा? सही जवाब हो जाएगा ऋणात्मक। 23 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, 23 का बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है? पीत रस अग्नाशय से या कृत से कि छोटी आंत से, किनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन, तो सही जवाब हो जाएगा कि पीत रस जो है वह यकृत से स्रावित होता है, ध्यान रखिएगा। पीत रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? परजीवी क्या होता है? जो अपने भोजन के लिए या फिर अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, वह परजीवी है। मानव क्या है बताइए तो, हम लोग क्या है, मानव। मानव क्या है जी, परजीवी है कि स्वजीवी है? बताइए तो, मानव क्या है? मानव भी परजीवी है, दूसरे पर आश्रित रहते हैं हम लोग। किस पर आश्रित रहते हैं? पेड़ पौधों पर आश्रित रहते हैं। अगर पेड़ पौधे हमें गेहूं ना दे, पेड़ पौधे अगर हमें चावल ना दे, तो फिर हम कहां से ला पाएंगे अपना भोजन, फिर तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। तो इसलिए मानव भी क्या है, परजीवी है। तो 25 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा कौन सा, मलेरिया परजीवी है तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ठीक है ना, प्लाज्मोडियम। 25 का ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम।
अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जस्तीकरण। आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना है? तो दूर बिंदु अनंत होता है, दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन अगर नजदीक वाले बिंदु की बात करें तो नजदीक बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन, नजदीक बिंदु 25 सेंटीमीटर और दूर का बिंदु अनंत होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है। वैश्विक ऊष्मन के लिए यानी कि जो हमारे पृथ्वी पर का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो जवाब कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ही है वह वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय कचरा है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन है? केले का छिलका, थर्माकोल, टिश्यू पेपर। तो इसमें अजैव कचरा तो सब हो जाएगा जी। हमको लगता है इसमें से डी नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्माकोल। बताइए तो थर्माकोल किसको बोलते हैं? जो पत्तल आजकल व्हाइट वाला चलता है उसको ना बोलते हैं थर्माकोल। तो यह सी ऑप्शन सही होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, समझ गए? सी ऑप्शन, जो बच्चे सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है थर्माकोल। आजकल देखते हैं शादी ब्याह में जाइएगा ना तो थर्माकोल का ही पत्तल देखने के लिए मिलेगा। जो खक्सा वाला आप लोग बोलते हैं ना कि खक्सा वाला पत्तल है, जो गोल जो व्हाइट व्हाइट कलर का रहता है वही होता है थर्माकोल। न तो जलता है न तो सड़ता है, ठीक है ना। जलिए, अगर जलाइएगा तो इतना खतरनाक इससे धुआं निकलता है ना, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जहरीला। तो इसलिए थर्माकोल क्या है? अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फोकस दूरी किसकी धनात्मक होती है जी? 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग सही सही बताइए। तो 30 का सही जवाब हो जाएगा कौन सा? अवतल लेंस की फोकस दूरी। अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन अब देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो यहां पर अवतल दर्पण का हो जाएगा। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। चलिए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 32 है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है? यह तो हाल फिलहाल में ही हम आपको बताए हैं, क्रैश कोर्स जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी पता होगा। F बराबर R/2 होता है। बी ऑप्शन सही होगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना है? सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यानी बी ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं? 26 का बोल रहे हैं कि सर 26 का फिर से देख लीजिए। क्या कह रहा है? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण। 26 का सही जवाब कौन सा होगा? जस्तीकरण। एनोडीकरण बोलते हैं क्या इसको? 26 का एनोडीकरण बोलते हैं ना, एनोडीकरण ना। यहाँ पर है एरोडीकरण, एनोडीकरण हो जाएगा, एनोडीकरण, ठीक है ना, एनोडीकरण। बी ऑप्शन सही होगा। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है। बी ऑप्शन ही सही जवाब होगा। उल्टा हम बोल दिए ना। सर्दी बहुत जोरों का लगा हुआ है हमको, ठीक है। चलिए हो गया, क्लियर है? आगे बढ़े। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? अवतल लेंस जाएगा तो इधर उधर पीछे की तरफ बन जाएगा। धनात्मक होता है उत्तल लेंस का, लगता है। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 30 का देखिए तो बी ऑप्शन सही होगा क्या? 30 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा ना। 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी नंबर ना। हाँ 30 का तो बी नंबर ऑप्शन लग रहा है, क्योंकि यह अवतल दर्पण होता है, ठीक है। इसमें इधर से फोकस दूरी आता है तो रिटर्न होता है, इधर से इधर जाता है और बनता है कहाँ पर? पीछे। हाँ तो बी नंबर ऑप्शन ही हो जाएगा। नहीं, यह तो इधर लौटता है। हाँ उत्तल दर्पण ही हो जाएगा जी, उत्तल ही हो जाएगा। अवतल उत्तल में होता है पीछे, इस तरफ धनात्मक कह रहा है ना, तो यह होता है ऐसे जाता है, इधर से लौटता है। हाँ उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है, उत्तल लेंस ही हो जाएगा, ठीक है ना, उत्तल लेंस। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। बी नंबर ऑप्शन ही इसका सही जवाब होगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 का बी नंबर ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। चलिए 31 नंबर बता दिया हम आपको। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? अवतल दर्पण की, यह तो सही है।
32 नंबर बता दिए, अब 33 भी बता दिए है। 34 नंबर बताइए, 34 नंबर बताइए तो सही जवाब कौन सा होगा? 34 नंबर बताइए, 34 नंबर बताइए तो। ठीक है, 34 नंबर बताइए। 34, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे सबसे कम झुकता है? सबसे कम लाल रंग झुकता है, सबसे ऊपर रहता है, और बैगनी सबसे ज्यादा झुकता है जो कि सबसे नीचे रहता है। तो 34 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, 34 का सी नंबर ऑप्शन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन आप लोग बता दीजिए। 35 है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? मानव आंख के रेटिना द्वारा बनाई गई छवि जो है वह उल्टा होता है और वास्तविक होता है। उल्टा और वास्तविक, यहां पर बी ऑप्शन सही होगा, उल्टा और वास्तविक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए फटाफट से आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, या फिर इनमें से कोई नहीं? 36 नंबर क्वेश्चन बताइए। 36 नंबर क्वेश्चन आपका सही जवाब कौन सा होगा? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, 36 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आता है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब किससे बड़ा बनता है? किसमें, किस दर्पण में? तो अवतल दर्पण में, यहां पर बी ऑप्शन सही जवाब होगा। उसके बाद अगला नंबर कह रहा है, अगला नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट का प्रयोग किया जाता है, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अवतल का, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। निकट में अवतल, दूर में उत्तल का प्रयोग होता है। निकट में अवतल का प्रयोग, दूर में उत्तल का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? निम्नांकित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति, तो विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, ए नंबर ऑप्शन सही होगा ना? ए नंबर ऑप्शन सही होगा ना? जल्दी से बताइए, सही है। चलिए आगे बढ़े। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कहता है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल ने, ठीक है ना, मैक्सवेल ने। 40 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा, 40 का डी नंबर ऑप्शन। अब 45 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? यह तो सबसे आसान क्वेश्चन है जी, सारे बच्चों को हम पहले ही बता चुके हैं। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। और अभी तक बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो क्लास को लाइक तक नहीं किए हैं, यह तो बहुत बुरी बात है कि लाइक तक आप लोग नहीं किए हैं, कैसे काम चलेगा? फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, फटाफट से आप लोग लाइक करिए। तो जितने सारे भी बच्चे जुड़े हुए हैं सारे बच्चे मिलकर के एक बार लाइक कर दीजिए। और अब 42 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो 42 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? श्रेणी क्रम में मान बढ़ता है और समांतर क्रम में मान घटता है, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो भी रहता है सबको हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? तो 43 का सही जवाब देखिए तो काल्पनिक हो जाएगा क्या? चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर, अगला बताइए, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चे सही बता पाते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही होगा जी? 44 नंबर क्वेश्चन बताइए। 44 नंबर, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 kWh। 1 kWh बराबर होता है 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला बता दीजिए कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, नवीकरणीय सौर ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो 45 का बहुत ही आसान प्रश्न है, तो 45 का सही जवाब कौन सा होगा? नवीकरणीय, मतलब एक बार उपयोग कर ले तो फिर दोबारा हम भी उपयोग कर सकते हैं, तो सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? इसको भी एकदम लिख करके रखिएगा, यह क्वेश्चन एकदम छप जाएगा, समझ गए ना? जो क्वेश्चन एकदम पूरा भरोसा है हमको, उसी को हम बोलते हैं कि यह क्वेश्चन आएगा। तो 46 नंबर क्वेश्चन बताइए, देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं और कितने लोग अभी भी गलत जवाब बता रहे हैं। बताइए तो, इसमें भी गलत होगा? सही जवाब हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी बोलते हैं और उत्तल को अभिसारी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, सभी हो जाएगा जी, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होगा। 47 का डी नंबर ऑप्शन।
43 का डी नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं? जो नेत्र में रंगीन भाग होता है ना, उसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, नेत्र के रंगीन भाग को आइरिस बोलते हैं। डी नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बता दीजिए, यह तो एकदम आसान क्वेश्चन है। एक हॉर्स पावर कितने के बराबर होता है? एक हॉर्स पावर, तो एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। 49 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग ध्यान रखिएगा। एक हॉर्स पावर 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, विशालक शीशा होता है, विशालक शीशा किस लेंस का होता है? 50 नंबर क्वेश्चन, अवतल लेंस कि उत्तल लेंस कि अवतल दर्पण कि उत्तल दर्पण? जल्दी से बताइए, 50 नंबर क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन बताइए। सर्दी जब लग जाता है ना, तो कोई काम करने में मना, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, मजा ही नहीं आता है, ठीक है। जल्दी से बताइए तो। 50वां नंबर क्वेश्चन है, ए ऑप्शन, सारे बच्चे ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। हाँ? 30? अरे अब 30 नंबर बोल रहे हैं कि सर 30 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या दिक्कत है भाई, 30 नंबर क्वेश्चन में देख ही लेते हैं हम। जब बोल रहे हैं तब तो देखना ही पड़ेगा ना। क्या है 30 नंबर क्वेश्चन में? निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? नंबर क्वेश्चन कौन वाला हम बता दिए? ये वाला। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? 30 का सही तो हम बताए थे ना, 30 वाला में हम सुधार किए थे। हम्म? इसका तो ठीक तो है, उत्तल लेंस होगा। क्या दिक्कत है इसमें? फोकस दूरी धनात्मक होती है। क्या कोई दिक्कत है इसमें क्या? कोई दिक्कत? एक बच्चा बोल रहा है, कौन बोल रहा है जी? एक बच्चा बोल रहा है, ठीक तो है इसका, क्या दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 50 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे थे ना, 50 नंबर क्वेश्चन, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। 50 का सही जवाब कौन सा होगा? अवतल। अवतल होगा कि उत्तल होगा? 50 का आप लोग बताइए, 50 का सही जवाब बताइए, अवतल होगा कि उत्तल होगा? हम चेक करना चाह रहे थे कि कौन कौन बच्चा बताता है, नहीं बताता है। आप लोग अलग जगह पर हमको लेकर चले जाते हैं। 8114 पर फोन नहीं उठाता है सर, कुछ बच्चों का अलग ही प्रॉब्लम है। चलिए जल्दी से बताइए तो 50 का। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि सिर्फ ए बी लिखते हैं, इसलिए हमको पता ही नहीं चल पाता है कि आप लोग किसका जवाब दे रहे हैं। आप लोग जब जवाब देते हैं ना, तो इस प्रकार से लिखिए, सर 50 का बी होगा, 51 का सी होगा, 49 का डी होगा, इस प्रकार से लिखिए ना, ताकि हमें नंबर भी पता चले कि आपको, आप लोग किसका जवाब बता रहे हैं। 50वां नंबर का, 51 नंबर का, 52 नंबर का, तब ना हम देख पाएंगे कि हाँ किसका जवाब बता रहे हैं। ऐसे हमें पता ही नहीं चल पाता है कि आप जवाब किसका दे रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके कमेंट करिएगा, तब पता चलेगा ना कि हाँ किसका जवाब दे रहे हैं, कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऐसे क्या होता है कि आगे बढ़ते रहता है ना। हाँ अब बताइए, इसी तरीके से आप लोग को बताना है, समझ गए? इसी तरीके से बताना है, तब आएगा मजा। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें 50 में, 50 में देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर रहे हैं, सही जवाब कौन सा होगा जो बताइए? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा? बताइए तो जल्दी से। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस पर लगा दे सही, उत्तल लेंस पर सही लगा दें। चलिए जी उत्तल लेंस पर सही लगा देते हैं, बी नंबर ऑप्शन, उत्तल को हम लॉक कर दिए। आप लोग देखते होंगे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में, जब मैथ वाला गणित वाला इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो शीशा लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वाला आप लोग को याद होगा, उसमें एक छोटा सा लेंस रहता है इस प्रकार से हाथ में पकड़ने वाला। उसमें देखिएगा बीच का जो भाग होता है वह मोटा होता है, और किराने का और जो किनारा का भाग होता है वह कैसा होता है? पतला होता है। इस प्रकार से आपको रहेगा, बीच का भाग मोटा और किनारे का भाग पतला। और यह लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है। या कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग गिलास कैसा होता है? उत्तल लेंस। 50 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। 50 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। कितने बच्चों का गलत हुआ और कितने का सही हुआ बताइए तो? कितने का गलत हुआ और कितने का सही हुआ? कुछ बच्चे 50 का ए बोल रहे हैं,
50 का बी नंबर ऑप्शन ही होगा, मैग्नीफाइंग गिलास। ठीक है, मैग्नीफाइंग गिलास जिसको विशालक शीशा बोलते हैं वह उत्तल का ही होता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज को। आगे बढ़े, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, और नंबर के साथ लिखिएगा ताकि हम आप लोग का कमेंट देख सके। बताइए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन से होते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को हम लोग प्रवाह करते हैं तो जो गतिशील कण होते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन। डी ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, एम्पियर घंटा किसका मात्रक होता है? एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर, तो एम्पियर आवर किसका होता है? एम्पियर आवर किसका होता है, जल्दी से बताइए। 52 नंबर क्वेश्चन। हाँ, टेस्ट बोलते हैं इसको ना, कि आप लोग जवाब बताएं और हम तुरंत पढ़ लें, और आप लोग का जवाब ही हमें नहीं पता चल रहा था कि कौन सा जवाब आप लोग दे रहे हैं। तो जल्दी से बताइए, एम्पियर आवर, एम्पियर आवर इस प्रकार से लिखते हैं ना, तो एम्पियर आवर किसका होता है? 52 नंबर क्वेश्चन। तो 52 का सही जवाब कौन सा होगा? 51 का ही अभी तक बता रहे हैं, अभी तक 51 का ही बता रहे हैं। 52 का बताइए। 52 का बी बिल्कुल सही है, 52 का सी, 52 का बी, कुछ बच्चे 52 का 46 नंबर। क्या है रे भाई 46 में? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? 46 कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? बच्चा को ब्लॉक करेंगे अब, सीधे हम ब्लॉक करेंगे अब। त्रिलोक शर्मा जो है ना उसको ब्लॉक करते हैं। बोल रहा था कि बहुत देर से कमेंट का इमोजी भेज रहा है कि 46 का गलत है सर, 46 का गलत है। भाई 46 का सही तो है, ऐसे में हम ब्लॉक कर देंगे आप लोग को, समझ गए ना? फालतू का आप हमें टाइम बर्बाद करते हैं, ठीक है? बताइए आप लोग, जो सही लगे ना सिर्फ वही लिखिए, जो गलत लगे उसको मत लिखिए। जिसमें आप खुद कंफर्म नहीं है उसको सीधे लिख देते हैं, सर 46 का आप गलत बताए हैं। वैसे करिएगा तो फिर ब्लॉक हो जाइएगा जी। बताइए सही जवाब क्या होगा? आवेश हो जाएगा ना, 52 का बी नंबर, एम्पियर घंटा आवेश होता है। ठीक है, 52 का कितने लोग बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आगे हम बढ़ते हैं अब। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? वाट के बराबर कौन सा होता है? 53 नंबर क्वेश्चन बताइए, वाट के बराबर कौन होता है? तो वाट के बराबर होता है जूल पर सेकंड को हम लोग वाट बोलते हैं, जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं। तो 53 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 53 का ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, 53 का ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? अभी तक बहुत सारे बच्चे ना इस क्वेश्चन में भी गलत करेंगे। देखिए हम आपको उनका नाम लेकर के दिखाते हैं। विद्युत धारा का मात्रक 54 नंबर क्वेश्चन। लिखिए आप लोग 54 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो आप लोग देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब दे पाते हैं और कितने लोग अभी भी इसका जवाब गलत बताएंगे। पक्का गलत बताएंगे, हमको कंफर्म पता है। 54, देखिए 54 का कितने लोग बता रहे हैं? 54 का ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, 54 का ए नंबर ऑप्शन एक लड़का बता रहे हैं। 54 का ए, 54 का ए, 50 का, 53 का, 54 का बताइए। देखते हैं 54 में भी कौन कौन गलत किया है। 54 नंबर क्वेश्चन, अभी तक तो किसी का गलत नहीं मिला है, ठीक है ना? 54 में अभी तक किसी का गलत नहीं मिला है, गलत नहीं मिला है अभी तक। अरे वाह, जिसमें हम चेक कर रहे हैं उसमें तो गलत हाँ 54 का सी। देखिए एक पवन कुमार का नाम का लड़का है जो 54 का सी नंबर ऑप्शन बता रहा है। किस हिसाब से 54 का सी बता रहे हो भाई? जो पवन जी हैं वो बस सी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। बोले ना कुछ लड़के ऐसे होंगे जो इसमें भी गलत बता देंगे, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो इसमें भी गलत बताएंगे। अब बताइए इससे भी हल्का कोई सवाल होता है कि 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? एम्पियर। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इससे भी आसान कोई चीज होता है क्या? चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2 उत्तरदायी है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब पूरा पृथ्वी जो गर्म हो रहा है ना, वार्म मतलब क्या होता है? गर्म। तो पृथ्वी जो गर्म हो रहा है उसके लिए उत्तरदायी है ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन की, उपचयन की, संयोजन की, विस्थापन? 56 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 56 नंबर क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा उपचयन। कौन सा? उपचयन। 56 का ए नंबर ऑप्शन। कितने लोग बता रहे हैं? 56 का ए नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं? बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए कि कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे ना, थोड़ी नहीं बताएंगे, बाद में कहेंगे।
लास्ट में बताएंगे। कली चूना पर जब जल डाला जाता है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। आप लोग को पता है जब चूने का पत्थर पर होता है और उसको H2O मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, CaOH का Hol2 बनता है, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में उष्मा बाहर निकलता है, और जब उष्मा बाहर निकले तो उसको उष्माक्षेपी बोलते हैं। 57 का ए नंबर ऑप्शन, 57 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए जी 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील इसमें कौन सा है बताइए तो। Cu मतलब कॉपर हो गया, Hg हो गया पारा, Ag हो गया चांदी, और Au हो गया सोना। तो हमें तो लग रहा है कि 58 का ए ऑप्शन सही होगा, 58 का ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। आप लोग को क्या लगता है? आप लोग को भी यही लगता है? तो फिर बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चूना जल का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों अभी हम आपको बताए ना, CaO चूना पत्थर होता है, इसमें अगर हम लोग जल मिला देते हैं तो यह चूना जल बन जाता है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का Hol2, यह होता है इसका रासायनिक सूत्र। तो चूना जल बन जाता है जिसको चूने का पानी बोलते हैं, तो यह होता है डी नंबर ऑप्शन, डी ऑप्शन सही जवाब। कितने लोग डी नंबर ऑप्शन बता रहे थे? 59 का डी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे हैं? ए नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। अभी भी देखिए बहुत सारे बच्चे ना इसमें ए नंबर ऑप्शन बताने में लगे हुए हैं। मतलब जानते हैं आप लोग को अभी भी तैयारी करने में बहुत कठिनाई है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो गलत बताते हैं, और वैसे ही बच्चे दावा कर देते हैं, इमोजी भेज देंगे, लंबा चौड़ा बोल देंगे सर यह वाला क्वेश्चन गलत है। बोलने के पहले आप एक बार खुद कंफर्म हो लीजिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड, समझ गए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। कहता है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? देखिए जब लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल को नीला कौन करता है? अम्ल करता है कि क्षार करता है? लाल को नीला अम्ल करता है कि क्षार करता है बताइए तो। लाल को नीला कौन करता है जी? लाल को नीला कौन करता है? अम्ल करता है कि क्षार करता है? अम्ल के बारे में, अम्ल के बारे में हम आपको बताए थे कि अम्ल जो है वह नीला से लाल करता है, नीला से लाल करता है, लेकिन जो क्षार होता है वह लाल से नीला करता है। तो यहां क्या कर रहा है? लाल से नीला यानी कि क्षार होगा, और क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक ए भी है और बी भी है, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपका होगा सही जवाब, अन्यथा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। 60 का कौन सा होगा? ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा फास्ट चलते हैं, नहीं तो इतना समझाएंगे तो फिर क्वेश्चन निकल नहीं पाएगा, ठीक है। आगे बताइए। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में 61 नंबर क्वेश्चन बताइए। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बता दीजिए। 61 का सी ऑप्शन। आगे बढ़े। 61 का सही है, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। 62 है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? कितने लोगों को पता है? अभी हम बताए हैं ना, C6H12O6, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? बिल्कुल एकदम मतलब सुपर हिट क्वेश्चन है 2023 के लिए, 2023 के लिए सुपर हिट क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कितने लोग सही कर पाते हैं। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं क्या? साबुन, बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? यह अभी तो आपको बहुत बार बताए हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। 64 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या, बाएं से दाएं जाने पर, तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं, तो तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? तत्वों की परमाणु संख्या क्या होती है? बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु संख्या घटती है। क्या हो जाएगा? घटती है ना। बाएं इधर, हाइड्रोजन इधर होता है, हीलियम उधर, घटती है। ए ऑप्शन सही होगा। देखिए तो 65 का ए नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे थे? 65 का ए नंबर ऑप्शन, 65 का ए नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे थे? सब लोग बता रहे थे। कुछ लोग हैं जो बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो डी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं कि सर पढ़ते हैं, लेकिन ए ऑप्शन ही सही होगा। जो ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला नंबर बताइए जी। अगला नंबर देखिए, पढ़ाने के लिए लोग बहुत पढ़ा देते हैं, समझ गए ना। इतना डिस्कशन कोई नहीं करेगा कि कौन बच्चा सही बता रहा है, कौन बच्चा गलत बता रहा है। सबको हम प्रॉपर वे में चेक करते हैं कि कौन सही कौन गलत, कौन सही कौन गलत।
ठीक है ना। तो इस प्रकार से होना चाहिए। और आपको हम बार बार बोलते हैं कि जब आप आंसर देते हैं ना, तो वहां पर नंबर जरूर लिख लीजिए कि 70 का ए होगा, 71 का बी होगा। इससे क्या होगा कि हमको पता चलेगा ना कि आप किसका जवाब दे रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं जब हम पढ़ा रहे होते हैं यह 66 नंबर, तो जवाब दे रहे होंगे 60 नंबर का, तो ऐसे में कंफ्यूज कर जाते हैं ना हम कि कौन सा जवाब दे रहे हैं आप। तो जब भी आप आंसर दीजिए ना, तो इस प्रकार करके दीजिए, ठीक है। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में सजाना है अधातु गुण के अनुसार, अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाना है। तो सही जवाब कौन सा होगा बताइए तो, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? सही जवाब कौन सा हो जाएगा? लिथियम। लिथियम हो जाएगा सबसे पहले। चलिए जी, लिथियम के बाद फिर आ जाइए बेरिलियम पर, ठीक है। लिथियम के बाद बेरिलियम, तो 1 नंबर में आ जाइए लिथियम, 2 नंबर में आ जाइए बेरिलियम, और 3 नंबर में फिर कार्बन हो जाएगा, 3 नंबर में कार्बन हो जाएगा, और फ्लोरीन तो लास्ट में हो जाएगा। फ्लोरीन तो लास्ट में, तो 4 में यह हो जाएगा, 5 में यह हो जाएगा। पहले लिथियम, लिथियम पहले इसमें है, लिथियम पहले इसमें है। बी ऑप्शन ही सही होगा। देखिए तो 66 का बी नंबर ऑप्शन, 66 का बी नंबर ऑप्शन, 66 का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। 58, एक लड़का बोल रहा है कि सर 58 को देख लीजिए। सही है, अधिक अभिक्रियाशील है पारा Hg कॉपर। सही है जी। 66 नंबर हो गया। 66 हो गया ए, 66 का, अरे भाई बी होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन क्या है जी बताइए तो। 67 नंबर क्वेश्चन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा फास्ट देख लेते हैं हम। निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व कौन है बताइए। अब देखते हैं, इसका भी जवाब बहुत सारे बच्चे को आता होगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको इसका जवाब नहीं आता होगा। तो विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है आप लोग बताइएगा कि सर विद्युत धनात्मक तत्व है सोडियम। सोडियम होगा ना। 68 का सही जवाब कौन सा होगा बताइए तो। 68 का सोडियम ही होगा ना। 68 का सी, 67 का सी, 67 का सी होगा, 68 का भी सी होगा। 67 ही का भी बता रहे हैं आप लोग, अभी तो 67 का ही आप लोग बता रहे हैं, 68 का भी सी होगा, ठीक है ना। लेट से आप लोग का कमेंट पहुंचता है यहाँ पर, क्या क्या आप लोग लेट से कमेंट ही करते हैं? लेट से कमेंट ही करते हैं लगता है कि। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 69। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? 69 नंबर क्वेश्चन बताइए। थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि समय अब ज्यादा हो जाएगा। बताइए टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण, तो टिहरी बांध का निर्माण कहाँ हुआ है जी? 69 नंबर क्वेश्चन बताइए। 69, टिहरी बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबा करके रखते हैं? तो सोडियम को किरोसिन में डुबा करके रखते हैं। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाएगा, इजी सरफ सभी हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा, समझ गए ना, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सौर सेल में, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? सिलिकॉन का ही उपयोग होता है। देखिए तो 72 नंबर क्या हो जाएगा? सिलिकॉन का ही उपयोग होता है ना सौर सेल में, तो बी ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में होता है? खाना बनाने में के लिए हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग कंफ्यूज होकर के सीएनजी लिख दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। हमेशा एलपीजी का उपयोग करते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, 2Cu + O2 से बन गया CuO, यह क्या है? यह ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आकर के जुड़ रहा है तो यह ऑक्सीकरण हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है? संतुलित समीकरण छांटिए तो कौन सा होगा? देखिए हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2, ए नंबर तो भाई एकदम संतुलित है। बी नंबर देख लेते हैं, PbNO3 का द होल ट्वाइस, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है, ऑक्सीजन उधर 2 2 4 1 5 है, नहीं यह वाला तो नहीं होगा। इधर देख लेते हैं ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन यह वाला भी, सी नंबर ऑप्शन भी, सी नंबर ऑप्शन भी जो है वह संतुलित ही लग रहा है हमको। निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? वहां पर देखिए क्वेश्चन मिस्टेक क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं है, तो नहीं है कौन सा हो जाएगा? 2KClO3, 2KClO 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यह भी संतुलित है। यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है वह संतुलित नहीं है, यह वाला बी नंबर ऑप्शन संतुलित नहीं है। बी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे थे?
बी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे थे, जल्दी से बताइए। यही होता है मिस्टेक, समझ गए ना। यहां पर देखिए कह रहा है कि ईंधन में नहीं होता है, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है, तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है। हम उल्टा बोल रहे थे ना कि एलपीजी का उपयोग होता है, सीएनजी का नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सीएनजी लिख दीजिएगा आप लोग, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि किसका उपयोग नहीं होता है, तो नहीं उपयोग होता है सीएनजी का, बाकी का उपयोग होता है। यही होता है, बार बार नहीं पढ़ने में मिस्टेक हो जाता है। इसमें भी हम नहीं को छोड़ दिए थे, इसमें भी हम नहीं को देखे हुए नहीं किए कि नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद जवाब देना चाहिए। कुछ कमी तो हमारे में भी है भाई, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में हम पढ़ लेते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, अब लीजिए पूरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का 7 से ज्यादा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बताइए, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल कौन सा है जी, बताइए दुर्बल अम्ल कौन सा है। दुर्बल अम्ल HNO3। अरे भाई सी कहां से आ गया, इस HNO3 हो जाएगा, HNCO3, HNCO3। यह तो गड़बड़ हो गया है ना, HNO3 हो जाएगा, यह लिखा ही गया है गलत, HNO3 होगा यहाँ पर। ठीक है, HCl प्रबल है, यह प्रबल है, यह प्रबल है। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, 77 का सी नंबर ऑप्शन, 77 का सी नंबर ऑप्शन। ए ऑप्शन तो गलत है, ए ऑप्शन गलत था, इसको हम सही कर दिए। HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, HNO3 ध्यान रखिएगा। चलिए 78 नंबर बताइए, कहता है कि क्रायोलाइट अयस्क है, किसका अयस्क है, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का अयस्क है क्या, जरा देखिए तो। 78 का डी ऑप्शन सही होगा ना, बिल्कुल सही जवाब। अब उसके बाद अगला है पोटेशियम की परमाणु संख्या, पोटेशियम का कितना होता है जी, 17, 18, 19, 20, 79 नंबर क्वेश्चन। 79 का सही जवाब कौन सा होगा, पोटेशियम का परमाणु संख्या। पोटेशियम का संकेत होता है के, और के का शायद 18 होता है, देखिए तो। 63। बच्चे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं भाई। कुछ बस ये हम लोग के सोडियम लेवल क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं ना, अपमार्जक कहलाते हैं। और साबुन भी क्या है, साबुन भी तो एक अपमार्जक ही है ना, साबुन भी क्या है, एक अपमार्जक ही है। 63 का बी ऑप्शन सही होगा, 63 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है ना, साबुन भी क्या है, एक प्रकार का अपमार्जक ही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, साबुन भी एक प्रकार का अपमार्जक ही है, लेकिन अगर अपमार्जक है तो अपमार्जक में लगा दीजिए। ठीक है ना, बी ऑप्शन ज्यादा सटीक हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम कौन सा देख रहे थे कौन सा देख रहे थे हम, पोटेशियम का परमाणु संख्या बताइए। सी सही है। पोटेश पोटेशियम का बताइए, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है। फटाफट से बताइए सारे बच्चे। नहीं होता है, बताइए 18 का क्यों 19 होगा, पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, 19 होगा ना, पोटेशियम का 19 होता है जी, बिल्कुल सही जवाब, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का 8 होता है ना, ऑक्सीजन का 8 होता है। कार्बन का कितना होता है, कार्बन का बताइए, कार्बन का कितना होता है, बताइए कार्बन का कितना होता है, फटाफट से बताइए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। चलिए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा रहा है, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम आपसे पूछा जा रहा है। 80 नंबर क्वेश्चन बताइए तो सही जवाब कौन सा होगा, 80 नंबर क्वेश्चन बताइए। 80 नंबर क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल को हम लोग बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, बिल्कुल सही,
बिल्कुल सही है, ये नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? इथाइल अल्कोहल, पहला बात मिथ ईथ, इथाइल में पहला चीज क्या है जी? मिथ ईथ, ईथ बोलते हैं दो कार्बन को। तो जाहिर सी बात है कि इसमें दो कार्बन होगा, तो बताइए 81 का सही जवाब, 81 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? C2H5OH को हम लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। लास्ट में OH लगा हुआ है, अल्कोहल के लास्ट में OH लगता है, मिथ ईथ, ईथ हो जाएगा C2H5, तो इसलिए सी ऑप्शन सही जवाब होगा। सी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे थे? सी नंबर ऑप्शन कितने लोग बता रहे थे? बिल्कुल सही है। चलिए, तो अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, एल्काइन, एल्काइन कौन है? एल्क जोड़ आइन से एल्काइन बनता है, तो बताइए एल्काइन इसमें कौन सा हो जाएगा? आइन हम किसमें बोले थे बताइए तो फटाफट से। 82 नंबर क्वेश्चन, 82 का सही जवाब कौन सा होगा? एल्काइन कौन सा है? आप लोग बोलिएगा कि सर C2H4 है, आप लोग बोलिएगा कि सर जी C2H4 है। 82 का डी ऑप्शन, 82 का डी नंबर ऑप्शन, ठीक है ना? सही है। सही जा रहे हैं आप लोग? 82 का कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यह भी बहुत आसान है, इसका भी जवाब हमको लगता है कि आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताइए? ग्लूकोज का तो बताए थे ना, C6H12O6। चीनी का क्या होता है? C12H22, और O कितना होता है? 11 होता है कि 12 होता है? 11 होता है। चलिए, तो C12H22O11, बी ऑप्शन सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, 84 नंबर क्वेश्चन, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है? 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सह संयोजक की संख्या 3 होती है, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए, 85 नंबर क्वेश्चन बताइए, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज, सूखा बीज की, अंकुरित बीज, उबला हुआ बीज की, कुचले हुए बीज? तो जाहिर सी बात है कुचला हुआ बीज कभी भी श्वसन करेगा। जैसे आदमी की हम बात करते हैं, आदमी की ही हम बात करते हैं, तो जो भी आदमी कुचल जाएगा वह श्वसन करेगा, वो तो मर जाएगा। जो भी आदमी को पानी में उबाल देगा वह श्वसन करेगा? नहीं करेगा। उसी प्रकार से जो बीज जो जिंदा रहेगा वही ना करेगा, तो अंकुरित बीज हो जाएगा 85 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क किसका एक हिस्सा है? तो मानव वृक्क जो है वह किसका हो जाएगा? 86 का सही जवाब कौन सा होगा? सी नंबर ऑप्शन, उत्सर्जन का एक हिस्सा है। किसका? उत्सर्जन का, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? हाँ, एक लड़का बोल रहा है कि सर आज आप अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, आज मजा नहीं आ रहा है क्या आप लोग को पढ़ने में? अरे भाई, अच्छे से ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ लीजिए, थोड़ा तबीयत खराब है इस वजह से। चलिए बताइए, पौधों में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी होता है? पौधों में जाइलम, जाइलम जो होता है वो जल के लिए होता है कि भोजन के लिए होता है? जाइलम होता है जल के लिए, जाइलम होता है जल के लिए, ध्यान रखिएगा, जाइलम होता है जल के लिए, जल यानी कि पानी, ए ऑप्शन सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन बता दीजिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? श्वसन के दौरान, श्वसन के दौरान हम लोग लेते हैं ऑक्सीजन और निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब होगा। चलिए, 99 नंबर क्वेश्चन, आप लोग को स्पीड चाहिए कि सर स्पीड स्पीड में पढ़ाइए, समझ गए ना? स्पीड में आ रहा है क्या? अगर कहिए तो स्पीड कर देते हैं, ठीक है ना? स्पीड कर देते हैं अगर आप लोग का इच्छा हो तो। फलों के पकने के लिए निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? फलों को पकने के लिए, फलों को पकने को निम्न में किससे नियंत्रित किया जाता है? 89 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब क्या हो जाएगा? फलों को पकने के लिए इथिलीन का प्रयोग करते हैं, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, अगला नंबर बता दीजिए, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाती है? न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है क्या कहलाती है बताइए? सर बाद में क्या बताइएगा प्लीज, क्या लिखे हैं बाद में क्या बताइएगा प्लीज बताइए, यह बाद में क्या है? बताइए, तो न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल, हासिल मतलब जहां से जानकारी लिया जाता है, उसको हम लोग डेंड्राइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंड्राइड्स, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन आपातकाल का हार्मोन है? देखिए, यह क्वेश्चन भी 2023 में पूछेगा, 2023 में यह क्वेश्चन भी पूछेगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपातकाल का हार्मोन कौन है? तो 91 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा जी? सही जवाब हो जाएगा एड्रीनलिन, एड्रीनलिन को आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कना, चबाना, यह सब अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन अत्यधिक लार निकलना, दिल की धड़कन, चबाना और उल्टी, 92 नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए, उल्टी आता है अपनी इच्छा से आता है नहीं,
जब इच्छा करता है तब आ जाता है। अत्यधिक लार निकलना, दिल का धड़कना, यह सब ऐच्छिक क्रिया है, लेकिन यह सब अनैच्छिक क्रिया, सॉरी अनैच्छिक क्रिया है, लेकिन चबाना जो है वो ऐच्छिक क्रिया है। उल्टा उल्टा इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, क्योंकि जब इच्छा होता है तब चबाते हैं, जब इच्छा नहीं होगा तो नहीं चबाएंगे। तो चबाना क्या हो जाएगा, ऐच्छिक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। गर्भ की अवधि कितना होता है, 9 महीना होता है ना जी। तो इसमें 30 से गुना कर दीजिए तो 9 × 27 हो जाएगा, 270 दिन। ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। यह भी लाजवाब क्वेश्चन है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, जल्दी से बताइए। 94 नंबर क्वेश्चन, 94 नंबर क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, फटाफट से बताइए। आप बोले थे सर कि अभी नहीं बाद में बताएंगे, क्या बाद में बताने के लिए बोले थे, क्या बाद में बताने के लिए बोले थे, पूरा बात बोलिए। सही जवाब बताइए कौन सा होगा। गंगा एक्शन प्लान 1985 में शुरू हुआ था। 94 का बी ऑप्शन सही होगा ना, 94 का बी नंबर ऑप्शन। कितने लोग बता रहे हैं 1983, बिल्कुल 1900, अरे भाई 1985 होगा ना। गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ था, 85 कि 83 होगा। गंगा एक्शन प्लान बताइए तो। गंगा एक्शन प्लान कब शामिल, कब शुरू हुआ, जल्द फटाफट से बताइए। उन्नीस सौ पचासी होगा ना। कौन सा सही होगा जी, 1985 सही है, 1985 ही सही है। फिर 82 नंबर देख लेंगे बाद में हम, का सही है। 82 क्या कह रहा है देख लेते हैं हम। एल्काइन कौन है, एल्काइन कौन हो जाएगा, पता नहीं, आज का है दिमाग खराब हो गया है पूरा, बहुत मिस्टेक आज हो रहा है ना। काइन, कौन 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए तो। कौन सा 82 नंबर, 82 बोल रहे हैं कि 78 बोल रहे हैं जी, 82 बोल रहे हैं कि 78 बोल रहे हैं, 82 बोल रहे हैं कि 78। 82 का C2 एल्काइन, एल्काइन C2H2, C2H2 होता है इसका, ठीक है ना। 82 का C2H2 हो जाएगा। और 78 क्या कह रहा है, क्रायोलाइट अयस्क है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है, क्रायोलाइट किसका अयस्क है, देख लेते हैं थोड़ा सा हम क्रायोलाइट के बारे में। क्रायोलाइट किसका अयस्क है बताइए तो। एल्युमिनियम का ही तो है, सही तो जवाब बताए हैं, क्या दिक्कत है इसमें। इसमें एल्युमिनियम ही ना बताए थे, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का ही तो है। 78 का डी ऑप्शन ही तो है, 78 का डी नंबर ऑप्शन ही तो हम बताए हैं, इसमें क्या दिक्कत है। अरे भाई 78 का तो हम देख ही रहे हैं ना, एक बार फिर से बता दीजिए सर। क्रायोलाइट 78 का ही तो एल्युमिनियम का अयस्क है, सही तो है जी, इसमें क्या दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं हम, छोड़िए हटाइए। कहाँ तक देख लिए थे, मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है बताइए, यह वाला। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है, 95 नंबर क्वेश्चन बताइए। मुकुलन द्वारा लैंगिक जनन किसमें होता है, ईस्ट में होता है, ध्यान रखिएगा। अब 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया, टीबी, निमोनिया, बी और सी दोनों। सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सही जवाब कौन सा हो जाएगा, श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी कौन सा है, तो टीबी, टीबी,
में निम्नलिखित में श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, तो टीबी और निमोनिया कौन सा हो जाएगा? टीबी होगा कि निमोनिया होगा कि दोनों होगा, बताइए। टीबी होगा कि निमोनिया होगा कि दोनों होगा? टी होगा, टीबी और निमोनिया दोनों होगा ना। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है टीबी और निमोनिया। बी ऑप्शन सही जवाब होगा, सॉरी डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, अगला नंबर बता दीजिए। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? किसका पाचन नहीं कर सकते हैं? तो जवाब हो जाएगा सेल्यूलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं, बी ऑप्शन सही जवाब होगा। और अगला है 98, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जवाब कौन सा होगा? हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन नहीं, हाइपरटेंशन, सी ऑप्शन सही होगा। और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में परजीवी पादप का उदाहरण कौन है? परजीवी पादप कौन है? तो परजीवी, परजीवी कौन सा है? 99 नंबर क्वेश्चन बताइए। तो परजीवी हो जाएगा परजीवी, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, बैक्टीरिया, विषाणु, कवक, कस्कूटा हो जाएगा परजीवी, कस्कूटा। यह सब तो मृतजीवी हो जाएगा जी, यह सब मृतजीवी है, ठीक है ना, लेकिन यह परजीवी है। और सबसे लास्ट हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। 100वां नंबर, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, फेफड़े के द्वारा कि नीले के द्वारा कि अलिंद के द्वारा, किनमें से सभी? 100वां नंबर क्वेश्चन भी बता दीजिए, सही जवाब हो जाएगा अलिंद के द्वारा, 100 का सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी नंबर ऑप्शन। यहां तक समझ गए सारे बच्चे? अब बताइए। टोटल कितना सही हुआ है जहां? सारे बच्चे बताइए तो जल्दी से। पता है कि आज जो क्लास है वो बोरिंग टाइप का हो ही रहा है, ठीक है ना, आज क्लास बिल्कुल बोरिंग टाइप का हो रहा है, हमें खुद पढ़ाने में मन नहीं लग रहा है आज। बस ऐसे ही संडे था, सोचे कि थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन फिर सोचे कि नहीं पढ़ा ही देते हैं। लेकिन पढ़ाए तो क्या, इसमें बहुत ज़्यादा तो गलती ही हो गया जी, कन्फ्यूजन हो गया। होता है क्या ना कि एक दो क्वेश्चन में अगर कंफ्यूजन हो जाए ना, तो जो क्वेश्चन याद रहता है ना उसमें भी आदमी कंफ्यूज कर जाता है, लगता है कि भले ना यह वाला भी गलत, यह वाला भी गलत हो जाए, तो इसलिए दिक्कत हो जाता है। देखिए, एक बच्चा लिख दिया कि सर इतना छोटा क्वेश्चन भूल जाते हैं। अरे भाई, भूल नहीं जाते हैं, ठीक है ना, भूल नहीं जाते हैं कुछ। बताइए, कोई दिक्कत? अब कौन सा क्वेश्चन देखना है? 65, 65 राइट हुआ है सर। चलिए यार, जो भी 56 नंबर, 56, 56 नंबर देख लेते हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर 56 नंबर देख लीजिए। 56 कहाँ गया जी? 56, जन का पचना, वियोजन, जन। अरे भाई, 56 नंबर सही है जी। 56 नंबर कौन बच्चा बोल रहा है गलत है? 56 नंबर सही है। भोजन का पचना बोल रहा है सर वियोजन अभिक्रिया है। कब स्टार्ट होगा? ऐप पर कितने बजे से होगा सर? अभी तुरंत होगा, ऐप पर तो हम तुरंत शुरू करेंगे, 15 मिनट में शुरू करेंगे, जैसे भी हो, लेकिन पढ़ाई तो करवाएंगे ही, ठीक है ना। 61 का, 61 का चेक कर लें।
एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? एल्काइन में कितने होते हैं? ठीक है ना? सही है। खैर जो भी हो, अब एक आध क्वेश्चन अगर इधर उधर होगा तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रहा है पढ़ाने का। ठीक है ना? पहले क्या बोल रहे थे कि लास्ट में बताएंगे? ध्यान नहीं आ रहा है, कुछ कुछ बोले होंगे, याद नहीं है। ठीक है ना? कब बोले थे कि क्लास के लास्ट में हम बताएंगे? कब हम बोले थे कि क्लास के लास्ट में हम कुछ बताएंगे? कुछ बोले थे क्या? क्या बोले थे? ध्यान नहीं आ रहा है, अगर ध्यान आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है। चलिए। 30 नंबर? एक बच्चा बोल रहा है कि सर 30 नंबर का देख लीजिए। अरे भाई ऐसा नहीं है, आप लोग जान के भी परेशान करते हैं। इस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसका क्या होगा? उत्तल लेंस ही होगा ना? इस नंबर क्या है उत्तल लेंस की? सही तो है यार, आप लोग बेवजह परेशान। सही है जी, बाकी सब सही है, बाकी कोई गलत नहीं है। ठीक है ना? बाकी अब कोई गलत नहीं है। क्रैश कोर्स में पहले नियाज सर का क्लास करवा दीजिए। नहीं, हम ही लेंगे। क्रैश कोर्स में हम ही क्लास लेंगे जी। ठीक है ना? चलिए ठीक है। अरे जो बताने के लिए बोले थे ना, अब हमको खुद नहीं याद है, जब कभी याद आएगा तो हम बता देंगे। ठीक है? चलिए, तो ऐसा करते हैं कि इस क्लास को हम यहीं पे अब समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं अब हम अगले क्लास में। सारे बच्चे मिल करके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है? सारे बच्चे मिल करके लाइक और शेयर करिएगा। और 15-20 मिनट के बाद हम एप्लीकेशन पर लाइव आते हैं, वहाँ पर हम आपको क्या पढ़ाएंगे? वहाँ पर हम आपको ये पढ़ाएंगे, मेडिसिन ले लिए हैं, कुछ ठीक हो जाएगा तो हम आपको तुरंत पढ़ाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, धन्यवाद।